वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है क्लीन एआई इंडिया मस्ट टेक द कोर्स ऑफ पावरिंग एआई टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या बात करते हैं कि हमें जो भी एआई की ग्रोथ से फ़ायदा लेना है हमें ऐसे करना चाहिए कि हम रीनेबल एनर्जी का यूज़ करें, रीनेबल रिसोर्सेज का यूज़ करें ताकि हम सस्टेनेबल ही उसकी ग्रोथ का फ़ायदा उठा सकें। हम इसमें क्या देखते हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन एआई एंड सस्टेनेबिलिटी। तो जो आईएमएफ की भी रिपोर्ट है वो कहती है कि जो एआई के इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं ना वो हमें ज़्यादा हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू एनवायरमेंटल कॉस्ट जो हमें उठानी पड़ रही है एआई के इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने के लिए। तो इसमें बेसिकली यही बात करी जा रही है कि जो कंट्रीज़ के पास स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेबिलिटीज़ हैं वो सोशल और एनवायरमेंटल कॉस्ट को कम बेयर करना पड़ेगा ताकि वो आराम से एआई एडवांसमेंट ले पाएँ। तो इंडिया करंट पोजीशन क्या है कि अभी इंडिया का जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई खास डेवलप्ड है नहीं, छोटा ही है, ना ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ना ही हमें नेशन की ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन पे कोई फ़र्क डाल रहा है इतना। अभी बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर इंडिया एआई मिशन के अंडर ही चल रहा है। पर लेकिन जैसे जैसे इंडिया प्रोएक्टिवली एक्टिवली अलाइन करेगा एआई एक्सपेंशन के साथ तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें ताकि हम उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर पाएँ। वाई फोकस ऑन रीन्यूएबल एनर्जी फॉर एआई? तो क्योंकि हमें पता है कि मैसिव इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होती है। यूएस में ही ऑलमोस्ट 9% का हाइक आ गया इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में, क्योंकि वहाँ पर एआई एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अब एआई के जो डाटा सेंटर्स हैं उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर हम यही रिन्यूएबल्स यूज़ करें तो जो एमिशंस हैं वो कम हो पाएंगे, हम एनवायरमेंटल क्राइसिस को कम कर पाएंगे। डाटा सेंटर सस्टेनेबिलिटी फॉर रिन्यूएबल्स। तो जो डाटा सेंटर्स हैं वो लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑक्यूपाई करते हैं जिससे सोलर पैनल्स को सेट करना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करना आइडियल बन जाता है। जो इंडियन फर्म्स हैं उन्होंने ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जगह खरीदनी शुरू कर दी है। स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स कंबाइंड विद रिन्यूएबल्स वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे टू रिड्यूस एमिशंस एट एआई डाटा सेंटर हब्स। देन बियॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी अदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं? तो एआई का जो टेक्नोलॉजी का फुटप्रिंट है वो सिर्फ एनर्जी को लिमिटेड नहीं है, इवन जो मिनरल्स एआई चिप्स वगैरह के लिए या और भी रिक्वायरमेंट्स जो भी आईओटी मटेरियल बनाना है या इन सब के लिए भी मिनरल्स की ज़रूरत है, उसके लिए लार्ज स्केल माइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। देन हेवी वाटर का यूसेज हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन से जो भी एफिलेंट्स हैं उन सब का भी हमें रिसाइकलिंग के लिए या जो भी करना पड़ता है उसके लिए हमें उसका भी बेयर करना पड़ता है कॉस्ट। Since India also aspires to grow in electronic manufacturing, it must adopt sustainable practices in these industries too. फिर इंडिया के नेट ज़ीरो एमिशन गोल्स के साथ तो हम 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन लेना चाहते हैं, तो हमें अभी से केयरफुल रहना होगा कि जो न्यू इंडस्ट्रीज़ एआई और इलेक्ट्रॉनिक जैसी डेवलप हो रही है तो हम उनकी एनर्जी कंजम्पशन अभी से मिनिमाइज़ करें। AI का सेक्टर मस्ट ग्रो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इंडियाज ब्रॉडर सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है द रियल इंडियन आर्बिट्रेटर नीड्स टू स्टैंड अप। तो हमने एक बार आर्टिकल जो हमने पढ़ा था एयरलाइंस की आर्बिट्रेशन के रिलेटेड, तो उसमें हमने देखा था जो भी कमर्शियल या डिस्प्यूट्स होते हैं एविएशन इंडस्ट्री में, तो हमारे पास उसके लिए आर्बिट्रेशन के लिए वही नहीं है, मतलब प्रॉपर इंडस्ट्री नहीं है आर्बिट्रेशन की, प्रॉपर अच्छे लोग नहीं हैं जो उस चीज़ को वो कर मतलब आर्बिट्रेशन प्रॉपर कर पाएँ। तो ही हमारे केसेस हमने देखा था सिंगापुर जैसी जगह में या फिर और फॉरेन कंट्रीज़ में जाके डील करते हैं। तो हमें अब आर्बिट्रेशन इंडस्ट्री की ज़रूरत है। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे डोमेस्टिक क्रॉस बॉर्डर कमर्स बढ़ गया है, उसके कारण जो अब कोर्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वैसे भी ओवरबर्डन रहता है, तो वो इनएफिशिएंट है टाइम सेंसिटिव टेक्निकल और हाई वैल्यू डिस्प्यूट्स के लिए। तो कमर्शियल आर्बिट्रेशन एक पॉपुलर ऑल्टरनेटिव है क्योंकि यहाँ पर केसेस जल्दी डील हो जाएंगे, प्रॉपरली डील हो जाते हैं और लंबे लंबे जैसे कोर्ट के केसेस चलते हैं वैसे नहीं चलते हैं। मिसिंग फोकस का है जो आर्बिट्रेटर्स आर कोर स्टेक होल्डर्स। तो हमें अच्छे आर्बिट्रेटर्स की ज़रूरत है हमें, ताकि वो प्रॉपरली प्रोसीडिंग को मैनेज कर पाएँ, टाइमलाइन सेट कर पाएँ, प्रोसीजरल डिस्प्यूट्स हैंडल कर पाएँ और सैंक्शंस इम्पोज कर पाएँ, फाइनल अवार्ड्स को डिलीवर कर पाएँ जो कि कोर्ट्स में डील
ना करने पड़े, और उनके जो फाइनल अवार्ड्स हैं वो कोर्ट्स में चैलेंज होते हैं, पर लेकिन अगर हर केस ही ऐसे बार बार कोर्ट्स में चैलेंज होता रहेगा तो हमें उस तरह की आर्बिट्रेशन का भी फ़ायदा नहीं है। तो आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो हमारे पास अच्छे होने चाहिए। तो वो हैवीली डिपेंड करता है कि उनकी क्वालिटी ऑफ अवार्ड्स कैसे हैं, एफिशिएंसी प्रोसीडिंग्स की कैसी है, और डिस्कशन जो है वो हमें ऑफन फोकस ऑन लॉज एंड रिड्यूसिंग जुडिशियल इंटरफेरेंस। पर जो आर्बिट्रेटर्स खुद हैं, ह्यूमन कैपिटल हैं, वो रेयरली ही हम स्क्रूटनाइज करते हैं। हम इस पे तो फोकस कर रहे हैं कि हमें जुडिशियल इंटरफेरेंस कम करना है, लॉज पे फोकस करना है, पर ह्यूमन कैपिटल इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आर्बिट्रेशन के इंडस्ट्री में। प्रॉब्लम इज लैक ऑफ इलाइट इंडियन आर्बिट्रेटर्स। तो कन्वर्सेशन है कि हम एक एलीट ग्रुप ऑफ इंडियन आर्बिट्रेटर्स बनाएं, जो कि अभी मिसिंग है। फॉर्मर जो चीफ जस्टिस थे हमारे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने हाईलाइट किया कि जो इंडियन आर्बिट्रेटर्स की एब्सेंस है ग्लोबल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में, वो बहुत ज़्यादा हमारे को नहीं मिलते हैं। रेयरली हम कोई इंडियन आर्बिट्रेटर देखते हैं जो इंटरनेशनली अपॉइंट हो। रूट कॉज क्या है? ओवर रिलायंस ऑन रिटायर्ड जजेस। तो हम रिटायर्ड जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के हैं, उन्हीं कोर्ट्स के लिए ले लेते हैं, बट जबकि इसके लिए एक डिफरेंट एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। कोर्ट्स, लिटिगेंट्स एंड आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन प्रेफर रिटायर्ड जजेस, एज्यूमिंग कि उनका जो जुडिशियल एक्सपीरियंस है वो क्वालिटी आर्बिट्रेशन लाएगा। फिर लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री जून 2024 की गाइडलाइंस ने रिवील किया कि जो आर्बिट्रेशन एक्स जजेस ने कंडक्ट करे वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी थे, एक्सपेंसिव थे और कोर्ट की तरह थे, उतना ही टाइम ले लिया। एक तो उन्होंने पुअरली रीजंस अवॉर्ड करे जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चैलेंज हो रहे थे और उनको इतना कोई देख नहीं रहा था। जुडिशियल ट्रेनिंग अलोन इज इनसफिशिएंट फॉर इफेक्टिव आर्बिट्रेशन, क्योंकि इसके लिए एक डिफरेंट स्किल सेट की ज़रूरत है। तो एक गुड आर्बिट्रेटर कौन होगा? जो कि लीगली प्रोफिशिएंट हो, एफिशिएंट मैनेजर हो और फ्लेक्सिबल इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोसीजरल स्ट्रक्चर में लाए, बियॉन्ड इंडियन रिजिड सिविल प्रोसीजर से आगे बढ़े और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए ओपन हो। आर्बिट्रेटर्स ऑफन वर्क इन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स, तो उनको डाइवर्स कोलीग्स के साथ कोलैबोरेट करना, सॉफ्ट स्किल्स अच्छे होना, ये सब ज़रूरी है। फिर एक आर्बिट्रल अवार्ड ड्राफ्ट करना, वो एक डिफरेंट है फ्रॉम राइटिंग अ कोर्ट जजमेंट। तो इसके लिए केयरफुल एनालिसिस ऑफ मैसिव एविडेंस, एक्सपर्ट टेस्टिमनीज, फाइनेंशियल डैमेजेस, इन सब की कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। What improvements are needed? तो diversify the arbitrary pool. Arbitrary pool में हर तरह के लोग लाएं, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, सिर्फ रिटायर्ड जजेस और एडवोकेट्स नहीं। रिगरस ट्रेनिंग और एक्रेडिशन की ज़रूरत है हमें, एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप्स हों थ्रू आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट्स। हम प्रोफेशनल एसोसिएशन मेंबरशिप्स इंट्रोड्यूस करें। उसके बाद हम अपस्किल करें आर्बिट्रर्स को, ताकि हमारे पास एक कल्चर बने जहाँ पे आर्बिट्रेशन को एक इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल कोर्स की तरह देखा जाए, नॉट एज जस्ट अ फॉल बैक फ्रॉम कोर्ट लिटिगेशन। थैंक यू।